सूरजपुर गांव में डाकुओं का बहुत बुरा दहशत था। रात के समय डाकू सूरजपुर गांव में आकर लोगों से लूटपाट करते और वहां से चले जाते। ऐसे ही एक रात एक दीना नाम का व्यापारी शहर से बहुत सारा धन लेकर सूरजपुर गांव की ओर से अपने गांव की ओर जा रहा था, मगर रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी, जिस वजह से व्यापारी रात गुजारने के लिए कोई दूसरा जुगाड़ देखने लगता है। हे भगवान, रात तो काफी हो चुकी है, रास्ता पूरा सुनसान है। अब मैं क्या करूं? घर तो काफी दूर है। समझ में नहीं आ रहा अब क्या करूंगा मैं। मेरे पास तो बहुत सारा धन भी है। अगर किसी डाकू ने देख लिया और मुझसे छीन लिया तब मैं क्या करूंगा? ये धन मेरे मेहनत की है, मैं इसको जाने नहीं दे सकता। व्यापारी को उसी गांव में से एक घर से रोशनी दिखाई देती है। व्यापारी उस घर की ओर आगे बढ़ने लगता है और फिर उसी घर का दरवाजा खटखटाता है। तभी एक मोहन नाम का गरीब आदमी दरवाजा खोलता है। क्या हुआ भाई, कौन हो तुम और इतनी रात को मेरा दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? अब माफ करना भाई, वो बहुत रात हो चुकी है। आपको परेशान करना ठीक नहीं लगा मुझे, लेकिन मजबूरी थी इसलिए मैंने आपको परेशान किया। वो मैं एक व्यापारी हूँ और किसी ज़रूरी काम से शहर गया था और मेरे पास बहुत सारा धन भी है। तो मुझे इस बात का डर है कि अगर मैं सुनसान रात में अकेला घर जाऊंगा तो कोई चोर डाकू मुझे लूट ना ले। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। वैसे भी सूरजपुर गांव तो डाकुओं की दहशत से मशहूर है। रात के 9 बज चुके हैं, 11 बजते ही डाकू गांव लूटने के लिए आ जाते हैं। इसलिए भाई साहब, मुझे आपकी मदद चाहिए। एक रात के लिए आप मुझे अपने घर में रुकने दे सकते हो? सुबह होते ही मैं अपने घर के लिए निकल जाऊंगा। बस एक रात की बात है। कहीं तुम डाकुओं के आदमी तो नहीं हो ना? अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हो आप? अगर मैं डाकुओं का आदमी होता तो आपका घर कब का लूट चुका होता। वैसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं कोई चोर डाकू नहीं हूँ, बस एक साधारण सा व्यापारी हूँ और हम व्यापारी चोर डाकुओं से कोसों दूर रहते हैं। हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तुम आराम से मेरे घर में रात गुजार सकते हो। हाँ, भले ही मेरा घर छोटा है पर यहाँ तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। नहीं नहीं भाई साहब, आपने कह दिया, बस बहुत बड़ी बात हो गई। मुझे बस ना कोई कोना दे दीजिए जहाँ मैं सो जाऊं और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाऊंगा। इतना सारा धन लेकर इतनी रात को अकेले जाना ठीक नहीं है ना। मोहन बहुत ही दयावान था, इसलिए व्यापारी को रात गुजारने के लिए वो हाँ कर देता है। व्यापारी एक खटिया पर आराम से लेटा हुआ था। तभी मोहन व्यापारी के लिए घर में जो कुछ भी बना था वही उसे खाने के लिए दे देता है। व्यापारी भी खुशी खुशी पेट भर के खाना खा लेता है। मैं आपका ना बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने एक अजनबी की मदद करी, उसकी खातिरदारी करी, और आपको पता है मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद के घर में आ गया हूँ। मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी आपने। अरे भाई, तुम मेरे लिए मेरे मेहमान की तरह हो और मेहमान हमेशा भगवान होता है। मुझे जितना बन पाएगा मैं उतना करूँगा तुम्हारे लिए। ऐसे ही थोड़ी देर बाद मोहन अपने घर का सारा पैसा एक पोटली में रखकर बांध देता है और पूरे घर में यहाँ वहाँ घूमने लगता है। तभी व्यापारी कहता है, क्या बात है भाई, तुम थोड़े परेशान दिखाई दे रहे हो? सब कुछ ठीक तो है ना? यहाँ वहाँ घूम क्यों रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना? अरे भाई, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम तो इस गांव में नए हो, हमें तो अब आदत हो चुकी है इन सब चीज़ों की। और 11 बजने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है। अब कहीं वह डाकू इस गांव में आ सकते हैं। मुझे कैसे भी करके अपनी सारी जमा पूंजी उन डाकुओं से बचानी होगी, क्योंकि 1 महीने बाद मेरी बेटी की शादी है और यह सारे पैसे मैंने अपनी बिटिया की शादी के लिए बचाए हैं। अगर ये सब कुछ वह डाकू लूट कर ले गए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। मैं आखिर कहाँ से अपनी बेटी की शादी करूँगा? कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम अपनी जमा पूंजी को ना अपने घर में कहीं दफना दो, ताकि डाकू तुम्हारे घर में भी आए ना और तलाशी भी ले तो उन्हें कुछ भी ना मिले, क्योंकि जमीन तो खोद के देखेंगे नहीं। इससे ना तुम्हारी जमा पूंजी बच जाएगी। एक काम करो, किसी कोने में ना पोटली को दफना दो। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वह डाकू किसी भी वक्त आते होंगे और वैसे भी वह लोग घर की तलाशी लेते हैं, जमीन खोद कर थोड़ी ना देखते हैं। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अब ज्यादा सोचो मत, जल्दी करो। मोहन व्यापारी की बात मानकर अपनी पैसों की पोटली जमीन में गाड़ देता है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद गांव में डाकू भी आ जाते हैं। वो डाकू मिलकर गांव के हर घर में घुसकर लूटपाट करने लगते हैं। मोहन खिड़की से ये सारा नजारा देख रहा होता है। अरे भाई, तुम घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर तुम ऐसे ही घबराओगे ना तो वो डाकू तुम्हारे घर का सारा सामान ले जाएंगे।
तुम बस आराम से रहो, कुछ नहीं होगा ऐसा। मुझे बहुत डर लग रहा है भाई, मेरी जान चली जाए, पर वह पैसे कहीं नहीं जाने चाहिए। अरे ऐसा मत बोलो भाई, मैं खुद एक व्यापारी हूँ। अपने धन की रक्षा कैसे करते हैं ना, मुझे अच्छे से पता है। तुम उसकी चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। ऐसे ही थोड़ी देर में वह डाकू मोहन के घर में आ जाते हैं। डाकुओं को देखकर मोहन घबरा जाता है। तभी डाकू मोहन से कहता है, डाकू डाकू है हम, और हमारा काम है सबको लूटना। अब तू बता, तेरे घर का माल कहाँ रखा हुआ है? अगर तूने कुछ नहीं बताया तो मैं तेरा वो हाल करूंगा कि हर कोई तुझे देखकर कांप जाएगा कि कभी भी डाकुओं से टक्कर नहीं लेते। झूठ बोलना पाप है। नदी किनारे डाकू है। चल अब अच्छे इंसानों की तरह बता, कहाँ है माल? देखो, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में कुछ भी नहीं है। चाहोगे तो तुम इस घर की तलाशी भी ले सकते हो। मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। देख, हमारे पास वक्त बहुत कम है। अभी और भी घर में जाना है, और भी घरों को लूटना है। अगर तू इसी तरह से हरकत करेगा तो हमें देर हो जाएगी, और हमें देर हो जाए ये हमें अच्छा नहीं लगेगा। चल बता, पैसा कहाँ रखा है? वो हरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे मैं तो एक गरीब सा इंसान हूँ, मेरे पास कहाँ से पैसे आएंगे? जैसे तैसे पेट भरने के लिए गुजारा हो जाता है। अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। डाकू जबरदस्ती मोहन को डराने धमकाने लगते हैं। तभी व्यापारी डाकू से कहता है, अरे सुनो, इस आदमी ने अपना सारा पैसा एक पोटली में डाला और जमीन में दफना दिया है। तू सच कह रहा है ना? कहीं बाद में पता चला कि तू झूठ कह रहा है तो तेरी खैर नहीं। अरे तुम एक बार जमीन खोद कर तो देखो, तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे मिल जाएंगे। और हाँ, उस पोटली में ना 1000 रुपए हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा इसको पैसे छुपाते हुए। अरे भाई, तुम तो मेरे साथ विश्वासघात कर रहे हो। जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया तुमने। टीना की बात मानकर डाकू मोहन के घर में जमीन खोदना शुरू कर देते हैं और आखिरकार डाकू को वो पोटली मिल ही जाती है। डाकू चुपचाप पोटली लेकर वहाँ से चले जाते हैं। डाकू के जाते ही मोहन व्यापारी को गुस्से से देख रहा होता है और उसे व्यापारी पर शक होने लगता है। तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। मैंने तुम्हें अपने घर में रात गुजारने के लिए जगह दी और तुमने मेरे साथ ही ऐसा किया। तुम्हें पता है ना कि वह पैसे मैंने अपनी बेटी के शादी के लिए बचा रखे थे, और आज तुमने ये सब कुछ करके ये साबित कर दिया कि इंसान भरोसे के लायक नहीं होता है। मैंने जो कुछ भी किया है ना, वो तुम्हारी और खुद की भलाई के लिए किया है। तुम्हें पता है, मैं एक व्यापारी हूँ और आज ही शहर से बहुत सारा धन लेकर मैं घर जा रहा था, और इस वक्त मेरे पास बहुत सारा धन था। और अगर डाकू तलाशी लेते इस समय, तो तुम्हारे 1000 रुपए के साथ साथ मेरा तो बहुत सारा धन चला जाता। अच्छा, तो मतलब तुमने अपना धन बचाने के चक्कर में मेरा धन पानी में बहा दिया। अरे भाई, तुम चिंता क्यों करते हो? 1000 ही गए हैं। अगर मेरा जाता ना तो लाखों चला जाता। और तुमने मेरी मदद करी है तो इसके बदले मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। चिंता मत करो तुम। मैं एक व्यापारी हूँ, कितनी बुद्धि कहाँ इस्तेमाल करनी है ना, मुझे अच्छे से पता है। व्यापारी अपनी पोटली से कुछ जेवर और उसकी बेटी की शादी के लिए पैसे देते हुए कहता है, ये लो भाई, तुम्हारे 1000 रुपए जो चले गए थे। खुश हो अब? तुम्हारे इन पैसों के कारण ना मेरा इतना सारा धन बच गया। मैं तुम्हारा ना दिल से धन्यवाद करता हूँ। अब इन पैसों से ना अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करना। और हाँ, ये कुछ जेवर भी रखो, इसे ना बिटिया को देना और कहना कि चाचा जी की तरफ से कन्यादान का तोहफा है। मुझे माफ कर देना भाई, मैं तो तुम्हें गलत समझ रहा था, लेकिन तुम तो सच में बहुत बुद्धिमान हो। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके तुमने अपने साथ साथ मेरी भी बहुत मदद की है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। मेरी बेटी की शादी में जरूर आना। हाँ भाई, क्यों नहीं, मैं तो जरूर आऊंगा। ऐसे ही अगली सुबह टीना अपने धन की पोटली उठाकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है।
राधा को पिज्जा खाना बहुत पसंद था। वो महीने में एक बार तो पिज्जा जी भर कर खाया करती। ऐसे ही एक दिन सिद्धार्थ राधा को पिज्जा खिलाने बाहर नहीं ले जाता तो राधा लड़ने लगती है। मैंने आपसे कभी पिज्जा के अलावा कुछ और मांगा है क्या? महीने में बस एक बार ही पिज्जा खाते हैं, अब उसके लिए भी आपके पास वक्त नहीं है। वाह, क्या पति है मेरा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अच्छा, अब तुम्हें एहसास हुआ है? बहुत देर लगा दिया एहसास करने में। चलो कोई फायदा नहीं है पछताने का, जो होना था सो तो हो गया। तुम्हारी लाख कोशिश करने के बाद भी अब मैं तुम्हारा पति हूँ, पति। बेचारी। मैंने ऐसा कब कहा कि मैंने शादी के लिए मना किया था? अब आप मुझे अपनी बातों में फंसा रहे हो, ये गलत बात है। अच्छा, अब फंसा भी मैं रहा हूँ। लो कर लो बात। अरे यार, तुमने मुझे फंसाया है अपनी जुल्फों के जाल में। हाय, क्या जुल्फे हैं तुम्हारी। हाय, आपकी इन्हीं बातों पे मैं फिदा हूँ। जब भी आप मुझसे ऐसे बात करते हो तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। ठीक है राधा, थोड़ा काम से बाहर जा रहा हूँ, मिलता हूँ शाम को। ठीक है, तुम खाना लगा के रखना, साथ में खाएंगे। तब तक तो मैं आ ही जाऊंगा। ठीक है जी, आप जाओ और जल्दी आना, और साथ में आते हुए पिज्जा भी लेते आना, वरना घर में आ जाओगे लेकिन अपना कमरा यहाँ है ये भूल जाना। अच्छा, तुम्हें याद है पिज्जा का? अभी तो बोल रही थी, जब भी मैं प्यार से बात करता हूँ ना तुम सब भूल जाती हो। झूठी कहीं की, झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अब आप जाइए, आपको देर हो रही होगी। जो कहा है वो याद से लेकर आना, वरना बाहर ही सो जाना। सिद्धार्थ जरूरी काम से बाहर चला जाता है और जब लौट कर आता है तो राधा के लिए पिज्जा लेकर आता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और ऐसे ही एक दिन राधा और उसकी सास सुनीता बाजार जाती हैं। तभी राधा पिज्जा की दुकान देखकर अपनी सास को कहती है, माँ जी वहाँ देखिए पिज्जा की दुकान, चलें क्या पिज्जा खाने? बहुत दिन हो गए हैं पिज्जा खाए हुए। मुझे नहीं खाना ये पिज्जा वगैरह। तुझे खाने का मन है तो सिद्धार्थ को बोल दियो, वो ऑफिस से आते वक्त ले आएगा। उनको नहीं कहना, बहुत बहाने बनाते हैं। वैसे भी पिज्जा गरम गरम ही अच्छा लगता है, वो हमेशा ठंडा पिज्जा लेकर आते हैं। चलिए ना माँ जी आज मेरे लिए, मुझे भी इसी बहाने गरम पिज्जा खाने को मिल जाएगा। कितना बहाने बनाती है तू बहू, वो भी एक पिज्जा के लिए। मुझे एक बात बता, तेरे घर वालों ने कभी तुझे पिज्जा नहीं खिलाया क्या? तू यहाँ पर अपनी सारी कसर पूरी कर रही है। माँ जी वक्त आने पर बताऊंगी, वो भी आराम से। अब पिज्जा खाने चले। राधा अपनी सास को जबरदस्ती शॉप पर ले जाती है और वहां जाकर कोकोनट पिज्जा ऑर्डर करती है। उस शॉप पर पिज्जा के साथ कोकोनट वाटर भी देते हैं, जिसे खाकर राधा को बहुत अच्छा लगा। आज पहली बार राधा ने कोकोनट पिज्जा खाया था और उसे खाकर वो अपनी सास को कहती है, क्या पिज्जा था माँ जी, आपने इतना अच्छा और टेस्टी पिज्जा नहीं खाया। अगर आज अपने पिज्जा खाया होता तो आज पिज्जा की बात ही कर रही होती आप। बस कर बहू, इतनी तारीफ करेगी तो तुझसे कई गुना ज्यादा पैसे ले लेंगे ये लोग। तो अब चल घर। चलते हैं माँ जी, लेकिन जाने से पहले कोकोनट पिज्जा लेकर चलते हैं, साथ में नारियल पानी भी मिलेगा। मजा आ जाएगा, घर जाकर खाऊंगी। नहीं, अब कोई पिज्जा ऑर्डर नहीं करेगी। कुछ देर पहले ही तो एक पूरा पिज्जा गटक गई, अब फिर से पिज्जा खाना है। ये क्या बात हुई? अब कोई पिज्जा नहीं मिलेगा। मैं किसी पिज्जा के लिए पैसे नहीं देने वाली। अब आप ऐसे कहेंगी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि अब मेरी सासू माँ भी दूसरों की सास की तरह बात करने लगी, अपनी बहू को ताने देने लगी है। बंद कर अपनी नौटंकी, बहुत ड्रामे करती है बहू तू। जा अब एक पिज्जा ऑर्डर कर दे और घर चल, यहाँ से जल्दी निकलना है हमें। राधा खुश होकर अपना कोकोनट पिज्जा ऑर्डर करती है और कुछ देर बाद पिज्जा के साथ घर पहुँचती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और अब राधा को कोकोनट पिज्जा खाकर काफी दिन हो चुके थे। ऐसे ही एक दिन सास और बहू बातें कर रही थी कि तभी उनके घर उनकी पड़ोसन जानकी आती है और कहती है, सुनीता बहन, कल आपको और आपकी बहू को हमारे घर आना है, क्योंकि कल मेरे पोते का जन्मदिन है। आप दोनों को जरूर आना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं जानकी बहन, जरूर आऊंगी। आपके पोते का जन्मदिन है, हम सास बहू जरूर आएंगे। लेकिन जानकी चाची, आप बर्थडे पर क्या बनाओगी? वो क्या है ना, मुझे कोकोनट पिज्जा बहुत पसंद है। अगर आप मेरे लिए वही मंगवा दोगी तो मैं आ जाऊंगी। राधा, छोटे बच्चों का बर्थडे है, वहाँ से तुझे पिज्जा खाने का मन है तो शॉप पर जाकर खाइयो। माँ जी अब जब बुला रही हैं तो मैंने सोचा सभी लोगों को उनकी पसंद का खाना खिलाया जाए, शायद इसीलिए मैंने भी अपनी पसंद बता दी। सुनीता बहन नादान है आपकी बहू, इसलिए ऐसा बोल दिया। खैर, मैं उसे समझती हूँ। सुन बहू, जन्मदिन में हर किसी के पसंद का खाना नहीं बनता। लेकिन चाची, मैं अपने जन्मदिन पर सभी को अपने पसंद का खाना खिलाऊंगी। सभी को पिज्जा पसंद है, इसीलिए मैं सभी को पिज्जा ही खिलाऊंगी।
तुझे किसने कह दिया कि सभी को पिज्जा ही पसंद आता है खाने में, वो भी उटपटांग पिज्जा कोकोनट वाला। माँ जी सच बता रही हूँ, मुझे कोकोनट पिज्जा बहुत पसंद है। और जानकी चाची, मैं आपके पोते के बर्थडे में जरूर आऊंगी, लेकिन आपको मेरे लिए कोकोनट पिज्जा लेकर आना होगा। लेकिन बहू, पिज्जा तो सुना है, लेकिन ये कोकोनट पिज्जा क्या होता है, कैसा टेस्ट होता है, कभी खाया ही नहीं मैंने। किससे पूछ रही हो जानकी बहन? मत पूछो, अभी तो खा ही रही थी, पता नहीं कैसे कैसे खाना खाती है। ज्यादा नहीं माँ जी, बस एक बार खाकर देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि टेस्ट में बेस्ट है या नहीं और दूसरे पिज्जे से। राधा और सुनीता कोकोनट पिज्जा के बारे में बात करते हैं। जानकी इन दोनों की सारी बात सुनकर घर वापस चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब धीरे धीरे राधा अपनी सास को और पति को जबरदस्ती पिज्जा खिलाया करती। एक शाम राधा ने डिनर में कोकोनट पिज्जा मंगवाया था और उस पिज्जा को देखकर सिद्धार्थ कहता है, क्या बात है राधा, तुम्हारे चक्कर में अब हमें भी कोकोनट पिज्जा खाना पड़ेगा। मुझे पता नहीं है तुम्हें ये पागलपन कैसे लग गया। अरे ये पिज्जा खाने का, अरे नॉर्मल पिज्जा खाया करती थी, लेकिन अब कोकोनट पिज्जा चाहिए इनको। प्लीज सिद्धार्थ, मेरे लिए खा लो, गुस्सा मत करो आप, वरना मुझे बुरा लगेगा। सिद्धार्थ, आपको पता है ना, आप गुस्से में कितने हैंडसम लगते हो। तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ मैं, जो ऐसी बात सुनकर पिघल जाऊंगा। अगर मुझे खाना नहीं मिला ना, तो तुम नहीं जानती मैं क्या क्या करूँगा। मतलब क्या है आपका? आप मुझे धमकी दे रहे हो? अगर आप मुझसे प्यार करते हो ना, तो मुझे धमकी नहीं दोगे और मुझसे प्यार से बात कीजिए। सिद्धार्थ और राधा जोर जोर से बातें कर रहे थे। उनकी आवाज सुनकर वहाँ सुनीता आती है और वजह पता चलने पर सुनीता अपनी बहू से कहती है, बहू, बात तो सिद्धार्थ बिल्कुल सही कह रहा है। तू अपने कोकोनट पिज्जा खाने के चक्कर में हमें भी जबरदस्ती खिलाई जा रही है। हमें नहीं खाना, बस इतनी सी बात है। हाँ, मुझे नहीं खाना तुम्हारे ये कोकोनट वाला पिज्जा। अरे यार, वाहिया टेस्ट होता है इसका, पता नहीं तुम्हारे गले के नीचे कैसे उतर जाता है ये। इसका नाम सुनते ही ना मेरा तो मूड खराब हो जाता है, मेरा तो मन ही नहीं करता खाने का। मुझे नहीं खाना है, तुम खाओ। मेरा मन करता है खाने का, तो प्लीज मेरे कोकोनट पिज्जे को कुछ मत कहो, वरना बहुत बुरा होगा। अच्छा, तुम बुरा करोगी हमारे साथ? उससे पहले ना मैं कोकोनट वाले पिज्जा की दुकान बंद करवा दूंगा। अब मैं उस दुकान पे केस करने जा रहा हूँ। आपके केस करने से कुछ नहीं होता, वैसे भी उनका कोकोनट पिज्जा चलता है तभी तो बनता है, वरना क्यों ही बनता। हाँ ठीक है, मैं भी कल जाके ना पूछता हूँ आखिर ऐसा पिज्जा ना कौन कौन खा रहा है। अबे खा ही क्यों रहा है वैसे भी? अबे इतना बेकार पिज्जा बिक कैसे जाता है, ये पूछना तो पड़ेगा मुझे। सिद्धार्थ उस पिज्जा की दुकान पर जाता है और काफी इंतजार करने के बाद जब वहाँ कोकोनट पिज्जा बनाने वाला आता है, तभी उसे देखकर सिद्धार्थ उससे बोलता है, सुनो भाई, आप यहाँ पे कोकोनट पिज्जा बनाते हो, तो क्या आपका कोकोनट पिज्जा बिक जाता है? आपको प्रॉफिट होता है क्या? क्या बताओ है साहब, एक अप्पू सी पागल औरत आती है और कहती है कि हमको कोकोनट पिज्जा खाना है। हम कहते हैं बैठिए मैडम, लेकिन कोकोनट पिज्जा तो हम नहीं बनाते हैं, कोई और पिज्जा खाएंगी तो बताइए, वरना दूसरी दुकान चाहिए। तो कहती है कि अगर हमको खाना है तो कोकोनट पिज्जा खाना है, बनाना है तो तुमको ही बनाना है, और खाना है तो अभी खाना है, अभी बना के दो। हम कहते हम नहीं बनाते हैं तो हमसे जबरदस्ती बनवाती है और चार खा जाती है। क्या बात कर रहे हो? अब तो आपको कोकोनट पिज्जा बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर वो औरत दोबारा आए ना तो उसे कह देना, आपके कोकोनट पिज्जा की वजह से ना मैं अपना दुकान खो नहीं सकता। सिद्धार्थ की बात वो दुकानदार मान जाता है और जब राधा उसकी शॉप पर पिज्जा खाने जाती है तो उसे मना कर देता है और इस तरह राधा का कोकोनट वाला पिज्जा खाने का शौक ही खत्म हो जाता है।